तैयार हो जाइए। आज सुनिए उस शातिर सांप की कहानी जिसे दुनिया चार्ल्स सोबराज के नाम से जानती है। हाल ही में तिहाड़ जेल पर एक सीरीज आई, ब्लैक वारंट। उसका क्लाइमैक्स जहां खत्म होता है, मैं ये कहानी वहीं से शुरू करूंगा। पहले उस क्लाइमैक्स का एक रिकैप आपको देता हूं। उस दिन यानी 16 मार्च 1986 का दिन। चलिए उस वक्त में चलते हैं। चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं, जगह जगह हथियार बंद गार्ड्स खड़े हैं। गेट के ऊपर खड़े पहरेदारों की चौकन्नी निगाहें और कटीली तारों के जाल हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल किसी किले से कम नहीं, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा है। गार्ड्स बेहोश पड़े हैं, किसी के हाथ से राइफल फिसली जा रही है तो कोई अपनी जगह पर लुढ़क गया है। और ये सब किया है एक आदमी ने, जिसके लिए तिहाड़ जेल एक खेल का मैदान था। चार्ल्स सोबराज उर्फ द सरपेंट, यानी एक सांप। सुबह का वक्त था। जेल के गार्ड्स सुस्त अंदाज में अपना काम कर रहे थे। आखिर रविवार जो था, छुट्टी वाला मूड था सब पर, वही हावी था। इसी बीच अचानक जेल में हलचल हुई। जेल के अंदर एक कैदी बड़ी स्टाइल से गेट नंबर 3 के बाहर खड़ा था। हाथ में अंगूर, सेब, चॉकलेट, कस्टर्ड पुडिंग, मिठाइयों से भरी ट्रे थी। होठों पर शरारती मुस्कुराहट थी। कैदी का नाम था रिचर्ड हॉल, जिसे डेविड हॉल भी कहते थे। एक ब्रिटिश ड्रग स्मगलर जो पहले ही चार्ल्स की मीठी जबान का कायल था। आइए सर, बर्थडे पार्टी है, हॉल ने बड़ी मासूमियत से कहा। जेल के गार्ड ने ट्रे की तरफ देखा और थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन 100 रुपये का नोट देखते ही मिठाई और नोट दोनों लपक लिए। और देखते ही देखते तिहाड़ जेल के अंदर मिठाइयाँ बांटी जाने लगीं। ख़ास मिठाइयाँ जिनमें 820, फिर से सुनिएगा, 820 नींद की गोलियां घोली गई थीं। लारपोज नाम था उस ड्रग का जिसका इस्तेमाल किया गया। चार्ल्स भाई का बर्थडे है, एक गार्ड खुशी खुशी मिठाई खाता हुआ बोला और थोड़ी देर में ज़मीन पर गिर गया, मानो सदियों से सोया नहीं था। धीरे धीरे जेल के गार्ड एक के बाद एक गिरते चले गए। किसी के हाथ से राइफल छूटी तो किसी की टोपी। तिहाड़ जेल की ज़मीन पर गार्ड ऐसे पड़े थे जैसे जंग के मैदान में सिपाही ढेर होते हैं। अंदर चार्ल्स सोबराज इत्मीनान से उठा, घड़ी पर नज़र डाली, अपने साथ के 3 और कैदियों को इशारा किया, चलो भाइयों, शो शुरू करना, टाइम आ गया है। उसके बाद कांपती आवाज़ में वहाँ से डेविड बोला, चार्ल्स, क्या ये वाकई इतना आसान है? चार्ल्स के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। डर काहे का डार्लिंग, इसीलिए तो मैं सर्प कहलाता हूँ, यानी सांप। कहीं से भी फिसल सकता हूँ। ये जेल मेरा पिंजरा नहीं, मेरा स्टेज है। और ये जेल ब्रेक नहीं, एक केक वॉक होगा। चार्ल्स ने अपने 3 साथियों को इशारा किया। एक एक करके वो बेहोश गार्ड्स को उठाकर कमरों में बंद करने लगे। हर दरवाज़ा बंद किया, हर ताला लगा दिया। बेहोश गार्डों को मेडिकल गॉज टेप से बांध दिया। उनकी स्पीड ऐसी थी जैसे हॉलीवुड की किसी हाइस्ट फिल्म की शूटिंग चल रही हो। चलो दोस्तों, ज़रा जल्दी करो, जेल के बाहर जिंदगी हमारा इंतज़ार कर रही है, सोबराज ने साथियों से इस तरह से कहा। जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक सफ़ेद एम्बेसडर कार खड़ी थी, जिसका इंतज़ाम शहर के नामी गैंगस्टर ब्रिज मोहन ने किया था। चार्ल्स सोबराज बाहर आया। उसने गाड़ी देखी और मुस्कुरा दिया। वाह, बिल्कुल टाइम पे। ब्रिज मोहन को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, चार्ल्स ने ड्राइवर को मजाकिया अंदाज में कहा। गाड़ी में बैठे बाकी कैदी खिलखिला उठे। गाड़ी बड़ी आसानी से जेल से बाहर निकल गई। पहरेदारों ने सलाम तक ठोका, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। वॉच टावर के गार्डों ने भी दोपहर 3 बजे के आसपास कार को जाते हुए देखा। उन्हें ज़रा भी शक नहीं हुआ। सबको लगा कोई बड़े अफसर जा रहे हैं, मगर
कुछ ही देर बाद जेल के भीतर हड़कंप मच गया। जेलर की चीखें गूंजने लगीं। चार्ल्स सोबराज कहाँ है? गार्ड्स कहाँ हैं? जेल में सायरन बजाया गया, लेकिन उससे क्या होने वाला था? परिंदा तो धोखा देकर कब का उड़ चुका था। उधर जेल से बाहर चार्ल्स अपनी ही जीत पर मुस्कुरा रहा था। देखा, इंडिया वालों को सरप्राइज बहुत पसंद है, उसने कार में बैठे बैठे कहा और उसके साथ ही हंस पड़े। जेल से दूर राजस्थान की ओर वो आगे बढ़ने लगे। उधर तिहाड़ जेल में तबाही का मंजर था। अफसर माथा पकड़कर बैठे थे। सबको पता था कि कल के अखबार में यही बातें होने वाली हैं, क्योंकि इससे पहले तिहाड़ जेल में मौजूद अफसरों पर करप्शन के चार्ज लग चुके थे। जेलर से लेकर सुपरिटेंडेंट तक बदले जा चुके थे। एक नए जेलर ने तो चार्ल्स सोबराज को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने और उसके जेल में आज़ादी से कहीं भी इधर से उधर घूमने, मतलब अफसर की तरह घूमने की एक शिकायत भी की थी, लिखित में शिकायत की थी। और तब के केंद्रीय गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह 2 बार जेल का औचक निरीक्षण कर चुके थे और एक बार तो उन्हें जेल के अंदर एक कैदी ने बोतल निकालकर पकड़ा दी थी, शराब पीने की दावत दे दी थी। इन सब वजहों से तिहाड़ जेल पहले ही बदनामी के दाग झेल रही थी और उसके बीच में चार्ल्स सोबराज बहुत ही आसानी से जेल से फरार हो चुका था। सबको पता था कि जेल से निकलने के बाद 10 मिनट के अंदर वो दिल्ली की सीमा से बाहर चला जाएगा, जबकि उसके फरार होने के करीब 1 घंटे बाद एक कैदी को होश आया था। एक कैदी जो जेब कतरने के आरोप में तिहाड़ में जेल बंद था। वो जगा और देखा कि सब गिरे पड़े। फिर उसने ही सबको उठाने की कोशिश की और खबर सुपरिटेंडेंट तक पहुंची और फिर सायरन बजाया गया। जाहिर है, इतनी देर में तो चार्ल्स सोबराज अपने साथियों के साथ राजस्थान की सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ रहा था और इधर पूरे देश में खलबली मच गई। संसद में विपक्ष चीख चीख कर कह रहा था, देश के लिए इससे बड़ा शर्मनाक दिन नहीं हो सकता। एशिया वीक मैगजीन ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, चार्ल्स ने तो काल्पनिक अपराधियों को भी मात दे दी। पूरे देश में पुलिस अलर्ट पर थी। दिल्ली की हर सड़क, हर चौराहा, हर स्टेशन खंगाला जा रहा था। लोग अंदाजे लगा रहे थे कि वो कहाँ गया होगा। पुलिस सोच रही थी कि कहीं वो साउथ अमेरिका तो नहीं भाग गया, लेकिन ज़्यादातर पुलिस वाले यकीन कर रहे थे कि वो यहीं भारत में छुपा है। अब इतनी परेशानी क्यों उठाई? मेन रीज़न था थाईलैंड। सोबराज जानता था कि अगर उसे बैंकॉक प्रत्यर्पित किया गया तो उसे उन मर्डर्स के लिए मौत की सज़ा मिलने की संभावना थी जिसका उस पर थाईलैंड में आरोप था। उसने सोचा कि भागकर और भारत में फिर से गिरफ्तार होकर वो कानूनी प्रक्रिया को लंबा खींच सकता है और थाईलैंड में किसी भी केस के लिए 20 साल तक चलने की आखिरी सीमा है। उसके बाद वो केस खत्म हो जाता है। चार्ल्स उसी का कैलकुलेशन करके बैठा और वो 20 साल खत्म हो रहे थे दिसंबर 1995 में। उसने तो 1985 में ही अपने लेखक दोस्त रिचर्ड नेविल को बता दिया था, अगर इंडिया में कोई मुझे रोक नहीं पाया तो समझो थाईलैंड से मेरी जान बच गई। खैर चलिए, जेल की दीवारें पीछे छूट रही थी, लेकिन सोबराज के खतरनाक इरादे अभी पूरे नहीं हुए थे। ये बस शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो सुनने वाले को कुर्सी से उठने नहीं देगी, क्योंकि अब पुलिस और चार्ल्स सोबराज के बीच एक भयानक खेल शुरू हो चुका था, जहां दांव पर जिंदगी थी। वो कहां हो सकता था? वो आगे क्या करेगा? गेम अभी खत्म नहीं हुआ था। तुरंत एक बहुत बड़ा मैनहंट शुरू किया गया, जो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मैनहंट था। अब जरा दिमाग लगाओ, जब कोई सांप अपनी केंचुली छोड़ता है तो क्या वो जमीन छोड़ देता है? नहीं, बल्कि वो वहीं छुपा रहता है, आसपास, निगाहों के ठीक सामने। लेकिन क्या आपको पता है सोबराज कहाँ निकला?
वो कहीं विदेश नहीं भागा, वो जा पहुंचा गोवा। वही गोवा जहां समंदर की लहरें किनारे को चूमती हैं, जहां लोगों को सिर्फ मस्ती सूझती है। शोभराज भी वहां पहुंचा और आराम से किसी फिल्म के विलन की तरह अपने दिन गुजारने लगा। पर उसे क्या पता था कि इसी गोवा में उसकी तकदीर एक बार फिर उसे धोखा देने वाली थी। दिन था 6 अप्रैल 1986। शाम का वक्त था। हवा में मसालों की खुशबू, कहीं दूर अरब सागर की लहरों का शोर। गोवा के मशहूर ओ कोकीरो बार एंड रेस्टोरेंट में लोग बेफिक्र होकर शाम गुजार रहे थे। कोई शराब की चुस्की ले रहा था, कोई संगीत सुन रहा था। इस पुराने गोवन बंगले के बरामदे में बैठे लोग ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि कुछ ही देर में एशिया के सबसे खतरनाक भगोड़े अपराधी की किस्मत का फैसला इसी जगह पर होने वाला है। इन सब के बीच मुंबई पुलिस के तेज तर्रार इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे, जो अभी मुंबई कहलाती है वो तब बॉम्बे कहलाती थी, यानी बॉम्बे पुलिस के तेज तर्रार इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे सादे कपड़ों में चुपचाप बैठे इंतजार कर रहे थे। जेंडे वही अफसर थे जिन्होंने लगभग 15 साल पहले 1971 में चार्ल्स शोभराज को भारत में पहली बार पकड़ा था। बरसों बाद किस्मत ने एक बार फिर दोनों को आमने सामने ला दिया था। दिल्ली की तिहाड़ जेल से सनसनीखेज तरीके से भागकर निकलने के बाद शोभराज फरार था और 23 दिन से पुलिस को उसकी कोई खबर नहीं थी। पर पुलिस को यकीन था कि चार्ल्स गोवा आएगा, क्योंकि गोवा में विदेशी टूरिस्ट बड़ी आसानी से भीड़ में छुप सकते थे और चार्ल्स की एक कमज़ोरी थी, महंगी शराब, खूबसूरत लड़कियां और लजीज खाना, और यही कमज़ोरी उसे यहाँ खींच लाई थी। इंस्पेक्टर जेंडे ने गोवा में हर उस जगह पर नज़र रखी जहां विदेशी टूरिस्ट का आना जाना होता था। उन्हीं में से एक था ये ओ कोकीरो रेस्टोरेंट, जहां लोग इंटरनेशनल कॉल करने के लिए भी आते थे। इंस्पेक्टर जेंडे ने ऐसी टेबल चुनी जहां से गेट और टेलीफोन बूथ दोनों नज़र आ सके। रात करीब 9:45 बजे होंगे। एक सफ़ेद फिएट गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। उसमें से 2 आदमी उतरे। उनमें से एक के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, बिखरे हुए बाल थे, सिर पर काली क्रिकेट की कैप थी और चेहरे पर एक बेफिक्री की मुस्कान थी। इंस्पेक्टर जेंडे ने ध्यान से देखा और अचानक उनके बदन में बिजली सी कौंध गई। वो खुद से बोले, ये तो वही है, चार्ल्स शोभराज। थोड़ा वजन बढ़ा है लेकिन ये वही है। चार्ल्स और उसका साथी डेविड हॉल बरामदे में बैठे। चार्ल्स ने एक बियर मंगवाई और आराम से बैठ गया। पास में वहीं के एक लोकल आदमी जो डरकर थे वो बातें करने लगा। वो बेखबर था कि इंस्पेक्टर जेंडे उस पर लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं। इतने में कार का ड्राइवर आया और चार्ल्स से कुछ कहने लगा। इंस्पेक्टर जेंडे समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। वो अचानक लपके और जूडो स्टाइल से चार्ल्स को दबोच लिया और जोर से बोले, उठो चार्ल्स, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। चार्ल्स चौंक गया, फिर भी उसने शांत रहते हुए कहा, कौन चार्ल्स, आपको कोई गलत फहमी हुई है। इंस्पेक्टर जेंडे ने कड़क आवाज के कहा, तुम ही चार्ल्स हो, भूल गए क्या? बरसों पहले मैंने ही तुम्हें पकड़ा था। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी मत करना। चार्ल्स फिर से बोला। इस बार उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी। देखिए, मैं चार्ल्स नहीं हूँ, मैं तो एक टूरिस्ट हूँ। इंस्पेक्टर जेंडे ने गुस्से में कहा, तुम्हारी नाक खतरा देखने वाले उस खरगोश की तरह फड़क रही है, चलो उठो। चार्ल्स समझ चुका था कि अब बचना मुश्किल है। अचानक उसका शरीर ढीला पड़ गया, जैसे सारी ताकत चली गई हो। इधर डेविड हॉल घबरा गया और चालाकी दिखाते हुए बिल देने का बहाना बनाने लगा। कम से कम बिल तो चुका लेने दीजिए। इंस्पेक्टर ने सख्ती से जवाब दिया और बोला, तुम्हारा बिल बॉम्बे में कटेगा, अभी चलो। इन सब में रात के 10:30 बज चुके।
इंस्पेक्टर जेंडे ने अपने साथियों को आवाज़ लगाई। चार्ल्स और डेविड को रस्सी से बांधकर गाड़ी में डाला गया। गाड़ी तेजी से मापुसा की ओर भागी। रास्ते में चार्ल्स बार बार बोलता रहा, रस्सी बहुत टाइट है, ज़रा ढीली कर दो। इंस्पेक्टर जेंडे ने बेरुखी से जवाब दिया, अब तक तुमने हमें खूब दौड़ाया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें पेशाब भी करनी हो तो गाड़ी में कर लो, रस्सी अब बॉम्बे जाकर ही खुलेगी। गोवा में एक जगह है मापुसा, वहाँ जेंडे ने एक सेफ हाउस बनाया था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने बॉम्बे में पुलिस हेडक्वार्टर कॉल किया और बड़े ही कड़क अंदाज में कहा, मैंने चार्ल्स को पकड़ लिया है। उधर से पूछा गया, क्या तुम बिल्कुल पक्के हो? जेंडे ने बोला, 100% पक्का हूँ, ये वही है। दरअसल चार्ल्स तक पहुंचने का रास्ता पहले ही खुल चुका था। पुलिस ने उसके एक साथी अजय सिंह तोमर को मुंबई में पकड़ा था। फिर उससे पूछताछ के बाद चार्ल्स का ड्राइवर देव कुमार त्यागी पकड़ा गया, जिसने पुलिस को बताया कि चार्ल्स गोवा में है। चार्ल्स विदेश भागने की तैयारी में था। उसके पास एक भरी हुई बंदूक भी थी। चार्ल्स अब फंस चुका था। गोवा में उसकी लापरवाही और अति आत्मविश्वास उसे ले डूबा था। उसी रेस्टोरेंट के बरामदे में आज भी चार्ल्स का एक स्टैचू लगा है, उस दिन की याद दिलाने के लिए जब किंग ऑफ जेल ब्रेक का खेल इंस्पेक्टर जेंडे ने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस रंगबाज की जिसकी गलती ने उसे फिर से जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। कहते हैं ना, हर सांप का जहर एक न एक दिन खुद उसे ही डसता है। लेकिन क्या ये उसकी गलती थी या फिर एक सोची समझी चाल? और इसके बाद क्या हुआ? इससे पहले क्या हुआ था? दुनिया में वो बिकनी किलर के नाम से कुख्यात क्यों है? इस सांप की कई कहानियां हैं जिसे मैं आपको आगे सुनाऊंगा। मैं आपका होस्ट माधव तिवारी यहीं आपसे अलविदा लेता हूं। जब तक सावधान रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपराध और अपराधियों से दूरी बनाकर रखिए। जय हिंद।